जय हिंद। एक और दिन, एक और आईपीओ, एक और आईपीओ एनालिसिस। नहीं 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 नहीं, ये पुरानी वाली वीडियो नहीं है, ये नई वीडियो है, क्योंकि आ ही इतने सारे आईपीओ रहे हैं। अब यही नहीं समझ आ रहा किस में लगाएं किस में ना लगाएं। दोनों सेम जैसे आए, जना स्मॉल और फिर कैपिटल स्मॉल, इसमें लगाऊं उसमें लगाऊं, प्राइस बैंड भी ऑलमोस्ट सेम रख दिया, सेम वैल्यू पर उठा रहे हैं। एक को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला, एक को नहीं मिला। अब इसी तरीके से एक और आईपीओ आया है विभोर स्टील्स का। नहीं नहीं नहीं, मेरा वाला नहीं है, ये दूसरा विभोर है, कोई और है। देखेंगे कौन है। अब देखेंगे कि क्या बिजनेस मॉडल है। मेटल सेक्टर का बहुत टाइम बाद एक आईपीओ आया है स्टील का, तो क्या आईपीओ की वैल्यूएशंस रखी हैं, क्या ये हमारे एनालिसिस की तरह, विभोर की तरह खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये सब देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वार्ष्णेय, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज देखेंगे एक और आईपीओ की कहानी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। उसमें ये भी देखेंगे कि क्या ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कितने लिस्टिंग गेन होंगे, क्या छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए हमें लगाना है या नहीं लगाना, ये सब आज के एनालिसिस में समझने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने स्क्रीन के पास। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ब्रेकआउट स्टॉक, मोमेंटम स्टॉक, फिर उसके बाद ये जना स्मॉल, आईपीओ एनालिसिस, राशि पेरिफेरल्स, यहां पर जहां मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ही ओवर सब्सक्रिप्शन देकर गया। एपीजे ये भी उससे ज्यादा ही, मैंने एक्सपेक्ट वीडियो में बोला था कि 50 to 60 टाइम्स आएगा, 62 टाइम्स तक गया। इसी तरीके की ये जो कैलकुलेशन है, ये भी आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार जरा टाइमलाइन देख लेते हैं, टाइमलाइन क्या बोल रही है आईपीओ एनालिसिस की। एपीजे ऑलरेडी हो गया, राशि पेरिफेरल्स क्लोज हो गया, जना स्मॉल क्लोज हो गया, कैपिटल स्मॉल क्लोज हो गया, बचा एंटेरियो और विभोर स्टील्स। हम करने वाले हैं विभोर स्टील्स के एनालिसिस, बचा एंटेरो, इसके भी वीडियो वगैरह मैं डाल दूंगा, हमारे पास एम्पल टाइम है। चलो जी, शुरू करा जाए आईपीओ एनालिसिस। विभोर स्टील ट्यूब्स, पहले बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करेंगे। बिजनेस मॉडल से पता है एक ना ओवरव्यू माइंडसेट पता लग जाता है। सपोज करो कोई प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी आ रही है, प्लास्टिक सेक्टर में काम कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है प्लास्टिक कम करो, प्लास्टिक कम करो, तुम प्लास्टिक का आईपीओ लेकर आ रहे हो। सेक्टर ही लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, कोई आईटी वाला आ गया, कोई सास वाला आ गया, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज वाला आ गया, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया, मैनेजमेंट वाला आ गया। तो जहां पर फुटफॉल ज्यादा आ सकता है, यहां पे मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी है, वो बढ़िया सा आईपीओ चलेगा। फाउंडेड इन 2003, विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स, खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है यहां पर इनके पास, एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स टू वेरियस हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब यहां पर सरस समझते हैं, तो खुद पहले ऐसा नहीं है, देखो कई कंपनी क्या है वो सिर्फ एक्सपोर्ट करती है, यहां से पकड़ा वहां पर माल बेच दिया, बट ये खुद मैन्युफैक्चर भी कर रही है, एक्सपोर्ट यानी बाहर भी भेजती है, और इंडिया वगैरह में भी काम करती है। ठीक है, किस किस सेक्टर में है जरा वो देख लेते हैं। The company's product portfolio includes ERW pipes for application in water transport, oil, gas, and non-toxic supplies. Hot dipped galvanized pipes for application in agriculture infrastructure, hollow section pipes, premier painted pipes, crash barriers, etc. etc. मेटल से रिलेटेड जितने भी मोस्टली तो पाइप का काम इनका नजर आ रहा है। यहाँ पाइप, यहाँ पाइप, यहाँ मोस्टली इनका पाइप से रिलेटेड काम समझ आ रहा है। तो कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक तो हो गई रायगढ़ महाराष्ट्र में, दूसरी हो गई महबूब नगर में, तो जो कि तेलंगाना में है, और एक वेयर हाउस दिखा रहे हैं जो हिसार में है। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र की तरफ भी चले गए, फिर उसके बाद इधर भी आ गए, तेलंगाना की तरफ भी चले गए, और हिसार की तरफ भी आ गए। तो तीन सेक्शन तो इन्होंने ऑलमोस्ट तीन सेक्शन कवर कर लिए, ईस्ट वगैरह की तरफ इनका थोड़ा ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं 640 इंप्लॉइज है, वो कि परमानेंट वाले हैं। परमानेंट वाले मतलब ये तो है ही है, और काम जो आउटसोर्स होता है, जो आउटसोर्स काम है उसको परमानेंट इंप्लॉइज में नहीं गिना जाता है। क्यों? मान लो कंपनी ने कुछ लिया, कंपनी ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गई या वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई, वो आउटसोर्स कर रखा है, या पैकेजिंग आउटसोर्स कर रखी है, वो इंप्लॉइज बाहर गिने जाएंगे, इनकी कंपनी में नहीं गिने जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स पर आ जाते हैं। क्यों डेट्स हमेशा, पता है कभी भी क्यों मैं डेट्स दिखाता हूं, क्यों? ये देखो, जैसे ये लास्ट तीन आईपीओ 7 से 9, 7 से 9, 7 से 9, इसलिए हमेशा डेट्स देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या उस बीच और कुछ क्लैश तो नहीं कर रहा। चलिए जी, आते हैं। आईपीओ ओपन होगा 13 तारीख को, 14-15 तारीख तक 3 दिन तक आईपीओ रहने वाला है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट्स आएगा 16 तारीख को, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। रिफंड या शेयर आएंगे 19 तारीख को, और 20 तारीख को 20 फरवरी को ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। ठीक है, प्राइस बैंड, वैल्यूएशंस पे आते हैं जरा। फेस वैल्यू 10 रुपए, ओहो, ये देख के ही मजा आ गया।
क्यों? मुझे मन करता है जितनी भी फेस वैल्यू 10 पर लेकर आ रहे हैं ना वो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये पार बैंड है, ये पार बैंड है। एक नॉलेज पर्पस एक चीज बताता हूं आपको, पता है पेटीएम शेयर आने से पहले अनलिस्टेड मार्केट में 21,000 रुपए का था, 21,000 रुपए का, फेस वैल्यू थी 10 रुपए, फेस वैल्यू थी 10 रुपए। कंपनी ने कहा हम इसको स्प्लिट कर देते हैं 10 में, तो रुपए हो गए आपके, फेस वैल्यू हो गई 1, 2100 का भाव हो गया। ये आईपीओ 1800-1900 के आसपास लेकर आए। सोचो आज अगर पेटीएम 21,000 रुपए का आया होता उस टाइम पे, गिरते पड़ते कितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन कर चुका होता, अभी भी कर चुका, पर 21,000 से टूटते हुआ आता तो कितना करता। तो कंपनी ने पहले कहा पहले भैया स्प्लिट कर दो, मार्केट ने दोबारा स्प्लिट ऑलरेडी उसको कर दिया। फेस वैल्यू 10 रुपए हो गई, प्राइस बैंड रखा 141 टू 151, 151 रुपए का शुभ लेग आपको यहां पर भरना है। 99 लॉट आउट, 99 का इन्होंने लॉट साइज रखा है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इशू साइज कितना है? क्या? वेट व्हाट? 72 करोड़, 72 करोड़ रुपए मांग रही है कंपनी। अगर इतना मांग रहे हो तो एसएमई आईपीओ में ले आते यार, एसएमई वाले भी इतना उठा रहे हैं, पर कंपनी ने सारे कंप्लाइंस वगैरह पूरे करे होंगे तो उन्होंने कहा चलो हम 72 करोड़ उठा लेते हैं। और पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई डामाडोल नहीं है, कोई ओएफएस नहीं है, ये बढ़िया बात है। 72 करोड़, छोटी सी कंपनी, छोटा सा आईपीओ, और उन्होंने कहा पूरा का पूरा फ्रेश इशू ले आओ, हमें कोई लालच नहीं है बहती गंगा में हाथ धोने का। मजा आ गया देखकर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। क्यूआई भी कह रहे हैं कि भैया नॉट मोर देन 50%, मैक्सिमम 50 मिलेगा, रिटेल वालों को 35 मिलेगा, एचएनआई वालों को 15% मिलेगा ही मिलेगा मैक्सिमम, इससे भी ज्यादा मिल सकता है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। रिटेल 99 शेयर्स का एक लॉट लगाओगे तो 14,949 हो गया। मैक्सिमम रिटेल में आप 13 लॉट लगा सकते हो तो 2 लाख के आसपास आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी। और अगर उससे ऊपर 2 लाख से ऊपर जाती है तो 14 लॉट्स में आपका जाएगा यहां पर 2,09,000, राउंड ऑफ टू 2,10,000 हो गया। और 10 लाख से ऊपर एप्लीकेशन जाएगी तो बिग एचएनआई कैटेगरी में आपके पास मौका है लगाने का। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये तो और देखेंगे कौन कौन प्रमोटर है। मिस्टर विजय कौशिक, मिस्टर विभोर कौशिक, मिसेस विजय लक्ष्मी कौशिक, मिस विजय कौशिक एचयूएफ, सब वी, सबका नाम वी से। चलो अच्छी बात है। प्रमोटर के पास ऑलरेडी 98 है, मतलब इन्होंने प्री राउंड कुछ रेज नहीं करा है। ये जो प्री राउंड आया है ये सब शार्क टैंक वगैरह से ही आया है, ये पूरे दिन चलता रहता है। फाइनेंशियल्स पे आते हैं, जरा देखें जरा कंपनी क्या धमाल मचा रही है, फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोल रहे हैं कंपनी के। लाइए जरा फुल ईयर मार्च 21, फुल ईयर मार्च 22, फुल ईयर मार्च 23 और हाफ ईयर 23 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 करेंगे। यहां पर एसेट्स को नहीं करते हमेशा। अच्छा एक बात याद रखना, जब कभी भी मैं मल्टीप्लाई 2 करता हूं तो रेवेन्यू होगा, पैट होगा, एसेट्स और बोरोइंग्स नहीं होंगे। क्यों? एसेट्स और बोरोइंग जो है वो बैलेंस शीट का पार्ट है, रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पी&एल का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एसेट्स 173 करोड़ के एसेट्स थे, अच्छा खासा जंप आया, 248 करोड़ हो गए। फिर यहां पे 25% जंप आया, 293 करोड़ हो गए, और फर्दर जंप आया 376। अगर 2.5 साल का ब्रैकेट देखा जाए 172 से सीधा डबल, 2.5 साल में एसेट्स डबल हो गए, दैट इज ऑलमोस्ट 35% सीएजीआर निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रेवेन्यू देखते हैं जरा। सेल्स कितनी कर रहे हो वो बताओ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बताया था आप लोगों ने। 511 करोड़ की सेल्स थी, एक अच्छा खासा 30%, 35%, नॉट 35%, इनफैक्ट 50-60% जंप होके हो गया 800 करोड़ के आसपास। फिर एक फर्दर जंप आया 300 करोड़ का, ये हो गई 1100 करोड़। अब है 531 देखो जाके 1060 के आसपास पहुंचेगी, जो कि कहीं बैलेंस दी है, ज्यादा भी नहीं है पर कम भी नहीं है, इन लाइन है अभी तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, 69 लाख, यानी कंपनी के पास मार्जिन नहीं है। ध्यान से देखो जरा, 69 लाख, नॉट इवन 1% मार्जिन। फिर उसके बाद एक 818 करोड़ पे अब की बात 1.5% के आसपास हो गए, 1.5% मार्जिन हो गया, 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब की बार 11 से ऑलमोस्ट 2% के आसपास मार्जिन अब की बार हो गया। फिर वापस से 1.5% मार्जिन हो गया, तो प्रॉफिट होगा कुछ 16-17 करोड़ के आसपास। यानी कंपनी के पास ना मार्जिन नहीं है। कंपनी कर क्या रही है, माल बनाती जा रही है, बट हाँ जहां पर बाकी मेटल्स वाली कंपनी है, कई कंपनी से ना तो लॉसेस वगैरह भी क्वार्टर वगैरह में पोस्ट करे हैं, वहां पर ये थोड़ी बहुत स्टेबल फिर भी नजर आ रही है, छोटी कंपनी के हिसाब से। नेक्स्ट पार्ट, बोरोइंग्स देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि छोटी कंपनीज के लिए ना जो डेट होता है वो एक प्रॉब्लमैटिक थिंग है। क्यों, समझते हैं जरा।
छोटी कंपनी जो है वो ज्यादा बार्गेन नहीं कर सकती इंटरेस्ट रेट्स पे। नंबर वन, सेल्स करेगी, उसमें से कुछ मटेरियल निकलेगा, मतलब एक्सपेंसेस निकलेंगे, फिर उसमें से इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट निकलने की वजह से जो बोरोइंग्स का पार्ट है, अगर जितना बड़ा होगा तो इंटरेस्ट बड़ा होगा, बोरोइंग्स कम होगी तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे जरा, अब बोरोइंग्स 50 करोड़ डबल हो गया 106 करोड़, फिर 20 करोड़ बढ़ गया, फिर ट्रिपल हो गया। यहां से यहां तक बोरोइंग्स भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुकी है। जैसे एसेट्स 2.5 टाइम्स हुए, बोरोइंग्स भी हुई। यहां पर थोड़ा सा इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। बाकी तो देखते हैं ये जो 72 करोड़ उठा रहे हैं किस लिए उठा रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी समझ आता है, बहुत अच्छा है 25%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया 16%। रीजन था डेट का स्ट्रक्चर। प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 2 टाइम्स है, ये तो 2 टाइम्स बिफोर द आईपीओ है जी। फंड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी ने ये नहीं बोला है, कंपनी ने ये नहीं बोला है कि हम लोग डेट वगैरह रिड्यूस करेंगे, डेट वगैरह रिड्यूस करेंगे। इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए छोटा सा स्ट्रक्चर वगैरह उठा रहे हैं। ठीक है, कुछ इतना बुरा भी नहीं है बट इतना खास भी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर डेट वगैरह रिड्यूस करते हैं, डेट वगैरह रिड्यूस करते हैं तो मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। चलिए जी, आ जाते हैं 151 रुपीज के प्राइस बैंड पे। 151 पर शेयर, नंबर वन। नंबर टू, अब ये कंपनी लेकर आ रही है कितना, 72 करोड़, सिर्फ 72 करोड़ कंपनी मांग रही है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। अब मुझे आप लोगों से एक चीज चाहिए, मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, वीडियो को यहीं पॉज करो। इतने सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, आईपीओ के एनालिसिस वगैरह सिखाए हैं। अब अभी तक क्या था, फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे थे, प्रमोटर होल्डिंग ठीक लग रही थी। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नजर आ रहा है कि मेटल का सेक्टर है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था फ्रेश इशू, कि सारा का सारा 100% जो है वो फ्रेश इशू है। आपको ये आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, आपके हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है। मैं 10 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे हिसाब से यहां जो ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा वो समवट अराउंड 100 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा। 100 गुना के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन जा सकता है। पहला रीजन, सिर्फ 72 करोड़ रुपए चाहिए, नंबर वन। नंबर टू रीजन पे आता हूं। नंबर टू रीजन देखो, राशि पेरिफेरल्स, इसका पैसा अनलॉक हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका, इनफैक्ट हो चुका। राशि पेरिफेरल्स का पैसा ऑलरेडी अनब्लॉक हो चुका। फिर उसके बाद जना स्मॉल, नहीं, राशि पेरिफेरल्स का पैसा अनब्लॉक नहीं हुआ, एपीजे का पैसा ऑलरेडी अनब्लॉक हो चुका। राशि पेरिफेरल, जना स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, इन तीनों का जो पैसा है वो इस ब्रैकेट तक अनब्लॉक हो जाएगा। क्यों, 14 तारीख तक तो ये आईपीओ लिस्ट ही हो रहा है और ये आईपीओ 15 तारीख तक है। तो यानी हमारे पास स्टिल ब्रैकेट बचा हुआ है, यहां पर जो पैसा अनरिलीज होगा, यहां से अनब्लॉक होगा, वो यहां पर काम आ जाएगा। ये दूसरा रीजन था। 72 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, ये कंपनी बोलेगा भैया हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 रुपए की, सॉरी 10 रुपए की फेस वैल्यू पे प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम्स के आसपास लेकर आ रहे हो। अब यहां पर क्या है, देखो डिमांड और सप्लाई का रूल समझते हैं। यहां पर क्या, 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा, मिलेगा किसी एक को उनमें से, मतलब ये है कि 100 में से किसी एक को जाता है। तो यहां पर डिमांड अच्छी खासी है, जिसकी वजह से समवट अराउंड 70 to 90% लिस्टिंग गेन बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि छोटा आईपीओ है, फ्रेश इशू आने वाला है, अच्छी खासी डिमांड होगी, कंपनी अभी छोटी है, जिसकी वजह से ये एसएमई बोर्ड में ना जाकर मेन बोर्ड में आ रहे हैं, जिसमें आप लॉट की जगह नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, मल्टीपल पैन अकाउंट है, जैसा मैं हर बार बोलता हूं, मम्मी का, दादा का, भाई का, कुत्ते का, बिल्ली का, ड्राइवर का, सबके डीमैट अकाउंट से अप्लाई करो। क्योंकि इतना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे, और अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं, अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो मल्टीपल लॉट्स में अप्लाई करो, मल्टीपल लॉट्स में अप्लाई करो। एक ट्रिक सिखाता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक ट्रिक सिखाता हूं, अगर फंड्स अवेलेबल हैं, अगर फंड्स अवेलेबल हैं तो ट्रिक ये है, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, सपोज करो यहां पर मेरे पास एक लॉट है, कई लोग क्या करते हैं रिटेल में 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट लगाते हैं। अब यहां पर रिटेल वालों की कैटेगरी थी 35, एचएनआई की थी 15, तो मैं एचएनआई में ना लगाकर रिटेल में लगाऊंगा, राइट। पर रिटेल में मल्टीपल अकाउंट से लगाऊंगा, मतलब मल्टीपल लॉट्स में लगाऊंगा।
दो चार पांच छह लॉट लगाऊंगा एक अकाउंट से, दो चार पांच छह लॉट लगाऊंगा एक अकाउंट से, फंड है तो हो सकता है 10 लॉट भी अप्लाई कर दो। और अगर अच्छे खासे फंड है, मतलब आपके पास 8 लाख 10 लाख 15 लाख फ्री पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली HNI कैटेगरी में अप्लाई करने का फायदा है। और 2-4 लाख रुपए तक है तो 2-4 लाख रुपए एक इसमें ना लगाकर मल्टीपल 2-4 इस अकाउंट, 2-4 अकाउंट, 2-4 अकाउंट, 2-4 अकाउंट इससे लगाओ। तो क्योंकि लॉटरी सिस्टम में एक ना एक पर्ची हो सकता है आपके नाम के निकल जाए। ये थे विबोर स्टील IPO के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ